Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी जनाब, लास्ट लेक्चर से कोई क्वेश्चन? लास्ट लेक्चर में हमने मास्टर बजट की एक इलस्ट्रेशन 7 देखी थी। कोई सवाल मास्टर बजट की इलस्ट्रेशन से कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं कैश बजट पे, फिर उसके बाद हम कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चन देखेंगे बजटिंग के एरिया पे। इलस्ट्रेशन 8 है जी हमारे पास कैश बजट के ऊपर। इसकी रिक्वायरमेंट ए, प्रिपेयर अ मंथली कैश फ्लो फोरकास्ट. You should include the business purchase and the first 4 months of the operations following the purchase. तो बिज़नेस पर नया ख़रीदा जा रहा है और उसके बाद अगले 4 महीने की कैश फ्लो फोरकास्ट बनानी है। एस्टिमेट करना है कि अगर हम ये चीज़ें लेके चलें जो उसने स्टेटमेंट्स और डाटा में दिया हुआ है तो हमारी कैश फ्लोज, इनफ्लोज, आउटफ्लोज क्या होंगे बिज़नेस परचेज से लेके अगले 4 महीने को शामिल करके। मैं आपके साथ थोड़ा सा इसको रीड आउट करता हूँ। इन द नियर फ्यूचर अ कंपनी विल परचेज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फॉर $3,15,000। नया बिजनेस खरीदने की बात हो रही है। दिस प्राइस टू इंक्लूड गुडविल 1,50,000 की, इक्विपमेंट एंड फिटिंग 1,20,000 एंड इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स 45,000। ये 3,15,000 का उसने ब्रेकअप दे दिया है कि 3,15,000 आप किस मद में पे कर रहे होंगे। A delivery van will be purchased for 15,000 as soon as the business purchase is complete. आप बिजनेस खरीदोगे, जिस बिजनेस के मालिक से आपने बिजनेस खरीदा 3,15,000 में, उसके अलावा आप 15,000 की एक वैन भी खरीदना चाहते हो। The delivery van will be paid for in the second month of operation. खरीदोगे फ़ौरन लेकिन पे किया जाएगा सेकेंड मंथ ऑफ ऑपरेशन में उसकी पेमेंट। The following forecasts have been made for the business following purchase. Sales before discount of the business single product at a markup of 60% on production cost will be 60% प्रोडक्शन कॉस्ट पे मार्कअप चार्ज करने के बाद आपकी सेल्स डेफिनेट रेवेन्यू है ये बिफोर डिस्काउंट। आपको 6 महीने का रेवेन्यू दिया गया है बिजनेस खरीदने के पहले 6 महीने के बाद। $1,000 में ये रेवेन्यू है। 25% ऑफ सेल्स विल बी फॉर कैश एंड द रिमेंडर विल बी ऑन क्रेडिट फॉर द सेटलमेंट इन द मंथ फॉलोइंग दैट ऑफ सेल्स। अ डिस्काउंट ऑफ 10% विल बी गिवन टू सिलेक्टेड क्रेडिट कस्टमर who represent 25% of gross sales. टोटल सेल्स में से 25% कैश है, 75% क्रेडिट है जो अगले महीने रिकवर होता है, लेकिन क्रेडिट कस्टमर्स में से सिलेक्टेड कस्टमर को 10% डिस्काउंट दिया जाता है। और वो सिलेक्टेड कस्टमर्स कितने हैं? 25% ऑफ ग्रॉस सेल्स के बराबर उस महीने की। प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी $5 पर यूनिट। प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी मेड अप ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स। ब्रेकअप दे दिया $5 का हमें। उसके आगे फर्दर इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। प्रोडक्शन विल बी अरेंज सो दैट क्लोजिंग इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ एनी मंथ इज सफिशिएंट टू मीट सेल रिक्वायरमेंट इन द फॉलोइंग मंथ। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स शुड बी इक्वल टू सेल रिक्वायरमेंट फॉर द नेक्स्ट मंथ। A value of $30,000 is placed on the inventory of finished goods which was acquired on the purchase of business. जब बिजनेस परचेज किया उसमें टोटल इन्वेंट्री कितनी थी? 45,000। उसमें से 30,000 फिनिश गुड्स थी, वो यहाँ पे आके उसने बताया है। उसने फर्दर इसको बताया है दिस वैल्यूएशन, ये 30,000 की जो वैल्यू है इज बेस्ड ऑन द फोरकास्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट इन नोट 2 अबव। उसने कहा ये 30,000 की वैल्यू है ना, इसकी बेसिस है नोट नंबर 2 जिसमें क्या लिखा हुआ है कि कॉस्ट पर यूनिट $5। इसका मतलब ओपनिंग जो आपने बिजनेस एक्वायर किया जिसमें 30,000 की फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री थी, उन इन्वेंट्री में यूनिट्स कितने थे? 6,000 यूनिट्स, क्योंकि $30,000 वैल्यू $5 पर यूनिट के हिसाब से बनी हुई है। सो 6,000 यूनिट्स थी ओपनिंग इन्वेंट्री में। बहरहाल आगे चलते हैं जी।
A single raw material will be purchased so that inventory at the end of a month is sufficient to meet half of the following month's production requirement. क्लोजिंग स्टॉक की इन्वेंट्री इतनी होनी चाहिए कि अगले महीने की हाफ प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट मीट हो. रॉ मटेरियल इन्वेंट्री रिक्वायर्ड ऑन परचेज ऑफ द बिजनेस इज 15,000. सो 45,000 में से 30,000 फिनिश गुड्स था, 15,000 रॉ मटेरियल था. इज वैल्यूड एट द कॉस्ट पर यूनिट दैट इज फोरकास्ट एज गिवन इन टू अबव. ये $15,000 भी नोट नंबर 2 में जो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन है उसके हिसाब से है. रॉ मटेरियल विल बी परचेज ऑन 1 मंथ्स क्रेडिट. कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर विल बी मेट as they are incurred in production. The fixed production overhead rate of $1 per unit is based on the forecast of first year production of 150,000 units. This rate includes depreciation of equipment and fitting on a straight line basis over the next 5 years. Fixed production overhead is paid in the month incurred. Selling and admin overheads are all fixed and will be 208 in the first year. These overheads include depreciation of the van at 30% per annum on reducing balance basis. All fixed overheads will be incurred on a regular basis and paid in the month with the exception of rent and rates. $25,000 is payable for the year ahead in month 1 for the rent and rates. 2,08,000 सेलिंग एंड एडमिन है. पहली बात उसने कहा इसमें वैन की डेप्रिसिएशन शामिल है. दूसरी बात वो कहता है कि रेंट के अलावा बाकी सारे खर्चे इवनली पे होने हैं. रेंट की मद में जो इसमें 25,000 शामिल हैं वो मंथ 1 में पे होने इकट्ठे. सो सवाल को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है. अब ये काफ़ी कंप्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन है जिसमें हम कैश बजट के काफ़ी जो हमने बेसिक प्रिंसिपल सीखे थे उनकी यहाँ पे एप्लीकेशन सीखने जाएंगे. इन सिंपल अगर हम स्टार्ट करें विद अ फॉर्मेट तो हमें 4 महीने का कैश बजट बनाना है. लेट्स स्टार्ट विद द बजट. मंथ 4 मंथ्स का कैश बजट है तो कैश बजट का फॉर्मेट बनाते हैं जी. पहले हम 1, 2, 3 और ये 4 मंथ्स का कैश बजट. कैश बजट का जो फॉर्मेट हमारा होता है सबसे पहले हम लेते हैं कैश रिसीट्स. कैश रिसीट्स की आइटम हमने सवाल पढ़ते हुए जो हमें नज़र आ रही हैं, एक कैश सेल्स हैं उनसे रिकवरी है, एक क्रेडिट सेल से रिकवरी है और क्रेडिट सेल कस्टमर को जो हमने कुछ डिस्काउंट अलाउ करना है तो डिस्काउंट अलाउ बेसिकली इज रिडक्शन फ्रॉम द रिसीट्स. उसको पेमेंट हम नहीं शो करते क्योंकि हम वो पे नहीं कर रहे. कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करने का मतलब रिसीट्स में कमी एक्सेप्ट करना. तो हम यहीं पे ही डिस्काउंट लेस कर देंगे, लेस डिस्काउंट्स. तो यहाँ पे हम टोटल रिसीट्स ले पाएंगे. देन हम कैश पेमेंट्स की तरफ चलते हैं. कैश पेमेंट्स के जो डिफरेंट हेड्स हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हुए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. उसने कहा बिजनेस परचेज भी शामिल करो. तो सबसे पहले बिजनेस परचेज है, फिर वैन है. ये 2 चीज़ें हमें कैपिटल नेचर की गिवन है. और इसके अलावा हमारी रॉ मटेरियल की पेमेंट है परचेजेस के अगेंस्ट. इसके अलावा हमारी लेबर की पेमेंट है. देन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं उनकी पेमेंट है. और इसके अलावा सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. कोई और आपको कैश रिसीट या पेमेंट का हेड इसके अलावा आपने पिक किया हो क्वेश्चन में? आई थिंक शायद यही पेमेंट है, लेकिन हम जनरली एडवाइज मैं करता हूँ कि फॉर्मेट पहले ड्रा करें और फॉर्मेट ड्रा करते हुए एक एक लाइन छोड़ के टोटल कीजिए. जैसे यहाँ पे भी एक लाइन छोड़ के टोटल हमें रिसीट लेना चाहिए और इस तरह यहाँ पे भी एक आध लाइन छोड़ के टोटल लगाना चाहिए ताकि कोई आइटम से अगर मिस हो गई हो तो हम उसको यहाँ पे आसानी से इनकॉर्पोरेट कर सकें.
वैसे तो आई रिकमेंड कि ओवरऑल टेबल ही एक एक लाइन छोड़ के बनाया जाए, लेकिन एटलीस्ट हर टेबल जहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो उसके एंड पे उधर एक दो लाइन ज़रूर छोड़िए, ताकि कोई चीज़ अगर मिस हो रही है तो उसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकें। यहाँ पे आप लेंगे टोटल पेमेंट्स, और हमें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब कंप्लीट कैश बजट फॉर्मेट यहाँ पे नहीं बन सकता, तो हम इसके बाद सिर्फ यहाँ पे नेट ले सकते हैं। फॉर द मंथ रिसीट है या पेमेंट है। दिस इज द फॉर्मेट विच वी नीड टू पॉपुलेट। हमें यहाँ तक इस फॉर्मेट को पॉपुलेट करना है। अब वन बाय वन हम आइटम्स को पढ़ते जाएंगे दोबारा और समझते जाएंगे उनकी, जैसे मैंने कहा सेल्स हमने कैश रिसीट्स लेनी है तो हमें सेल्स की फिगर चाहिए और रिकवरी पैटर्न चाहिए। तो रिसीट्स पे हम काम शुरू करते हैं सबसे पहले। उसके लिए नोट नंबर 1 इज़ सफिशिएंट। नोट नंबर 1 की इंफॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी है। सेल्स हमें 6 महीने की गिवन है, ठीक है जी। अब हम अपने हिसाब से इसमें चीज़ें पिक करते जाएंगे। उसने कहा 25% सेल्स विल बी फॉर कैश, जो कि सेम मंथ में आती है, और 75% फॉर क्रेडिट, जो कि नेक्स्ट मंथ आता है। तो पहले हम ज़रा ब्रेक करते जाएं। मंथ 1 कैश सेल्स 96,000 का 25%, 24,000, ये फिगर हम डॉलर में ले रहे हैं जी, 24,000। और मंथ 1 का 75%, जो कि फॉलोइंग मंथ में आना है, 72,000। मंथ 1 की कैश एंड मंथ 1 का क्रेडिट। मंथ 2 96,000, 25% कैश एंड 75% क्रेडिट। मंथ 3 25% cash, 75% credit. Month 4 25% कैश और बाकी रिकवरी नेक्स्ट मंथ। हमारे बजट का वो पोर्शन नहीं है। हमने तो 4 मंथ्स की कैश फ्लोज बनानी है। 4 मंथ्स में क्या रिसीट्स, क्या पेमेंट, वो रिकॉर्ड करनी है। और चूंकि ये बिजनेस का स्टार्ट है तो मंथ 1 में पीछे से कोई क्रेडिट सेल की रिकवरी नहीं आ रही। अच्छा जी, अब डिस्काउंट भी है, उसको भी हमें इनकॉर्पोरेट करना है। यहाँ पे अभी तक हमने डिस्काउंट की बात नहीं की। क्रेडिट सेल से हमें 100% पैसा नहीं आना, लिखा हुआ है इसमें। लिखा क्या जी यहाँ पे उसने, अ डिस्काउंट ऑफ 10% विल बी गिवन टू सिलेक्टेड क्रेडिट कस्टमर हु रिप्रेजेंट 25% ऑफ ग्रॉस सेल्स। सो एक महीने की टोटल सेल, मंथ 1 की टोटल सेल्स कितनी है? 96,000। डिस्काउंट लेकर मैं सपोज वर्किंग 1 यहाँ प्रेजेंट करूं, वर्किंग 1 आपसे मैं प्रेजेंट करूं, तो मंथ 1 की टोटल सेल्स हैं 96,000। इसके 25% के बराबर जो क्रेडिट कस्टमर हैं उनको 10% डिस्काउंट आपने देना है। तो डिस्काउंट बनता है जी 2400, और ये मंथ 1 की सेल्स के ऊपर डिस्काउंट है, जो कि मंथ 2 में रिकवरी आ रही है। तो यहाँ पे ये 24,000 का डिस्काउंट लेस होगा। क्रेडिट कस्टमर में जो कस्टमर शामिल हैं ग्रॉस सेल्स के 25% के बराबर, उनको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो 2400 का डिस्काउंट मंथ 1 की सेल्स के क्रेडिट कस्टमर को दिया जाएगा, जो कि डिस्काउंट का मतलब रिड्यूस्ड रिकवरी, हम कम पैसा रिकवर करेंगे 2400। सिमिलरली मंथ 2 की सेल भी चूंकि यही फिगर है, तो हम इसको मंथ 2 के साथ लिए भी यही वर्किंग प्रेजेंट कर सकते हैं 2400। और मंथ 3 का डिस्काउंट, उसके लिए हम यहाँ पे अलहदा से वर्किंग दे देते हैं। क्रॉस सेल्स 92,000, इसके 25% के बराबर क्रेडिट कस्टमर को 10%, इट इज 2300। लीजिए जी, ये हमारे रिसीट्स की वर्किंग कंप्लीट। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? नाउ वी कैन टेक द टोटल ऑफ रिसीट्स। 24,000, ये कितना बना जी? 93,000
600, 92,600, 90,700। ये हमारी रिसीट्स की साइड कंप्लीट है। सेल्स 25% कैश, 75% credit due for recovery in the next month. Credit customer will get discount. Selected customer will get discount of 10%. वो selected customer कितने हैं उसने मैं बताया। Gross sales का 25% के बराबर जो कस्टमर हैं उनको 10%। अच्छा, ये रिसीट्स हमारी कंप्लीट है। लेट्स स्टार्ट विद द पेमेंट साइड। बिजनेस परचेज 3,15,000 इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसने उसकी पेमेंट का पैटर्न नहीं बताया, बट वी अज्यूम कि बिजनेस परचेज तो सबसे पहले किया जाएगा, उसके बाद सेल्स शुरू होती हैं, तो भी यकीनन मंथ 1 की किसी पहली तारीख को बिजनेस परचेज किया जाएगा। तो 3,15,000 की पेमेंट यहाँ पे आनी है। वैन परचेज बिजनेस खरीदने के फौरन साथ की जाएगी, लेकिन विल बी पेड फॉर वैन परचेज। नोट नंबर दूसरा पैराग्राफ, विल बी पेड फॉर इन द सेकेंड मंथ ऑफ ऑपरेशन, पे की जाएगी सेकेंड मंथ ऑफ ऑपरेशन। यहां पे थी रॉ मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड, सेलिंग एडमिन ओवरहेड। रॉ मटेरियल लेबर के लिए हमें काफ़ी डिटेल वर्किंग करनी पड़नी है, वर्किंग प्रोडक्शन ओवरहेड सेलिंग के लिए भी करनी है, लेकिन पहले मैं आपसे इनकी वर्किंग शेयर करता हूँ। वर्किंग 2, वर्किंग 3, फिर हम वर्किंग 4, और गालबन ये भी वर्किंग 4 में कवर होगा, या वर्किंग 5 इसकी ले लें। हम इस अंदाज में वर्किंग प्रेजेंट करते हैं। मैं एज अ स्टूडेंट आपको एज अ स्टूडेंट आई रिक्वायर कि आप जब फॉर्मेट बनाएं, यू शुड हैव द आइडिया ऑफ ओवरऑल स्कोप ऑफ द क्वेश्चन, और जब आइडिया हो जाता है तो उसमें फिर जो इजी वर्किंग्स होते हैं उनको पहले परफॉर्म कर लिया जाए। इट डज नॉट मैटर कि रॉ मटेरियल ऊपर आ रहा है उसकी वर्किंग 4 है और जो सेलिंग एडमिन नीचे आ रहे हैं उसकी वर्किंग 3 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज योर वर्किंग्स आर रेफर्ड। वर्किंग रेफर्ड है आपकी, तो एग्जामिनर को कोई इतराज़ नहीं है कि आप पहले किस वैल्यू की कैलकुलेशन कर रहे हैं। हम प्रोडक्शन ओवरहेड की वर्किंग सबसे पहले करने जा रहे हैं, और प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए आई वांट यू टू रीड नोट नंबर 6 अगेन। नोट नंबर 6 एक दफ़ा फिर पढ़ लीजिए। हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अगेंस्ट कैश पेमेंट्स की वर्किंग करने लगे हैं। अच्छा जी, पहली चीज़ उसने हमें बताया कि प्रोडक्शन ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट $1 है। एक चीज़ हमें जो यकीनन अब तक याद हो जानी चाहिए कि एब्जॉर्प्शन रेट डज नॉट मीन्स कॉस्ट इनकरेंस या कॉस्ट की पेमेंट। एब्जॉर्प्शन रेट तो हम लाते हैं बजटेड ओवरहेड को बजटेड एक्टिविटी से डिवाइड करके। हमें कैश बजट के लिए क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? हमें कैश बजट के लिए तो ओवरहेड कॉस्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई हमारे मंथली ओवरहेड कितने इनकर होंगे। एब्जॉर्प्शन रेट इनकर होने का पैटर्न नहीं देते, हमें ओवरहेड कितने इनकर होंगे मंथली इस पे इंफॉर्मेशन चाहिए, और उसमें हमने इंश्योर करना है कि हम सिर्फ कैश ओवरहेड लें, अगर नॉन कैश की आइटम है तो वो निकाल दें। हमें यहाँ पे उसने एक बेसिस बताई हुई एब्जॉर्प्शन की, वो है जी 150,000 यूनिट्स पे हमारा जो $1 का रेट है, उसने कहा जी इसकी बेसिस है सालाना पहले साल में 1,50,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन। तो यहां से हम बजटेड एनुअल ओवरहेड्स बना सकते हैं, जो कि होंगे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इनटू बजटेड प्रोडक्शन। ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के फार्मूले की रीअरेंजमेंट है ना। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फार्मूला क्या होता है? अगर यहां से इस इक्वेशन से ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या है? बजटेड ओवरहेड डिवाइड विद OAR का फार्मूला बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड विद बजटेड प्रोडक्शन है। तो बजटेड ओवरहेड क्या होते हैं? OAR इनटू बजटेड प्रोडक्शन। तो पहले हमें यहां से बजटेड ओवरहेड लेने हैं। OAR $1 इंटू 150,000, तो हमारे सालाना ओवरहेड्स आर 150,000। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, हमारे एनुअल ओवरहेड्स क्या है? 1,50,000। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताया गया था आपको जानने की जरूरत क्या है? कॉस्ट क्या है? कॉस्ट में कोई नॉन कैश एलिमेंट तो शामिल नहीं है, और फिर तीसरी चीज आती है उसका पेमेंट पैटर्न। ये 3 चीजें आप कंसिडर करते हो तो आपको पेमेंट्स अगेंस्ट कॉस्ट मिलती है जो आपने कैश बजट में ले जानी है।
तो सबसे पहले हमने एनुअल कॉस्ट निकाली कि एनुअल कॉस्ट हमारी क्या है, क्योंकि उसने एब्जॉर्प्शन के लिए एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी यूज की हुई है, एनुअल कॉस्ट निकाली। सेकंड क्वेश्चन, क्या इस एनुअल कॉस्ट में कोई नॉन कैश कॉस्ट शामिल है? डेप्रिसिएशन। तो इसमें से हम डेप्रिसिएशन ऑन किस एसेट की डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, इसमें से ये लेस करेंगे क्योंकि ये नॉन कैश है। इक्विपमेंट हमने कितने का बाय किया? 1,20,000, पहले पैराग्राफ की दूसरी लाइन, 1,20,000 का इक्विपमेंट आपने बाय किया है, उस पे स्ट्रेट लाइन 5 ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, तो 1,20,000 बटा 5 सालाना डेप्रिसिएशन कितनी है? 24,000। ये अगर इसमें से लेस कर दें तो हमें मिल रहा है जी एनुअल कैश ओवरहेड कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट थी, इसमें से डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, निकालो, कैश कॉस्ट आ गई कितनी जी? 126,000। हमने कहा था हमें सबसे पहले कॉस्ट की फिगर देखनी है, फिर उसमें नॉन कैश एलिमेंट अगर है उसको आइडेंटिफाई करना है, और अब ये कैश कॉस्ट हमारे पास आ गई। इस कैश कॉस्ट ने पेमेंट कैसे होनी है, उसके लिए अब हम पेमेंट टर्म देखेंगे। तो पैरा नंबर 6 में उसने बताया है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इज पेड इन द मंथ इनकर्ड। ये सालाना ओवरहेड्स हैं, उसने कहा जी जिस महीने इनकर होते हैं उसी महीने पे हो जाते हैं। क्या उसने हमें ओवरहेड इनकर किस अंदाज में होने हैं बताया है? ओवरहेड इनकर होने का उसने हमें कोई अंदाज नहीं बताया। तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी अज्यूम दैट दे विल बी इनकर्ड इवनली, हर महीने बराबर खर्चा होगा, और जिस महीने खर्चा होगा उसी महीने पे हो जाएगा। ये तो एनुअल है, तो यहां से अब मंथली ओवरहेड कॉस्ट निकाल लो, 12 से डिवाइड करके, क्या आई? 105,000। ये है जी आपकी मंथली कॉस्ट। उसने कहा जी जिस महीने इनकर होगा उसी महीने पे हो जाएगा। तो हर महीने 10,500 की पेमेंट, 10,500, 10,500, प्रोडक्शन ओवरहेड। अब जो उसने पैराग्राफ नंबर 6 में लिखा हुआ था ना, हमने उसी इंफॉर्मेशन को अपनी जो प्रायर नॉलेज है उसके मुताबिक ट्रीट किया और उससे कैश पेमेंट्स निकाल दी। क्योंकि हम 4 महीने का बजट बना रहे हैं तो हमें 4 महीने की ही कैश पेमेंट्स रिकॉर्ड करनी है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, जब हम वर्किंग 3 हमारी जो सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड है उसके बारे में, नोट नंबर 7, एक बार फिर नोट नंबर 7 पढ़ लीजिए। और मैंने आपको जो क्लियरली कहा था कि बजटिंग में स्टेटमेंट पढ़नी अगर आपको आ जाए, स्टेटमेंट समझ पाएँ तो उसी स्टेटमेंट से ज़रबे तकसीम में करके आपने वैल्यूज़ बनानी होती है। कोई एक्स्ट्रा बजटिंग के चैप्टर का नॉलेज यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड नहीं होता। नोट नंबर 7 दोबारा पढ़िए जी ज़रा। हमने इसी को ट्रीट करके इससे फिगर एक्सट्रैक्ट करनी है। तो यहाँ पे भी वही 3 स्टेप, पहले कॉस्ट, फिर उसमें नॉन कैश एलिमेंट, और फिर उसका पेमेंट पैटर्न। तो सबसे पहले कॉस्ट गिवन है जी हमें, कितनी कॉस्ट है? एनुअल कॉस्ट गिवन है जी हमें। एनुअल कॉस्ट इज $208,000। क्या इसमें कोई नॉन कैश एलिमेंट शामिल है? यस। डेप्रिसिएशन ऑफ वैन, व्हाट इज द पॉलिसी? 30% रिड्यूसिंग बैलेंस। तो इसमें से लेस कर दीजिए डेप्रिसिएशन ऑफ वैन, जो कि यकीनन 15,000 के ऊपर 30% के हिसाब से 4,500 चार्ज हुई हुई है, निकाल दीजिए। तो यह आपकी एनुअल कैश कॉस्ट आ गई, कितनी जी? 203,500। ये हमारी एनुअल कैश कॉस्ट है। क्या ये सारी कॉस्ट इवनली पे होनी है? ये हमारी एनुअल कैश कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन निकाल दी, नॉन कैश निकाली, एनुअल कैश कॉस्ट आई। अब पेमेंट पैटर्न की बात करें, क्या ये इवनली पे होनी है? उसने कहा जी एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? 25,000 का रेंट, इसमें से लेस कर दीजिए रेंट ड्यू इन मंथ 1, 25,000 निकाल लीजिए। ये मंथ 1 में पे होने हैं।
रिमेनिंग कॉस्ट कितनी बची? 178,500। इसका पेमेंट पैटर्न क्या है? इसका पेमेंट पैटर्न इवन, इसका पेमेंट पैटर्न इवन है। 25,000 ने मंथ 1 में निकल जाना है। उसने कहा इस 25,000 के अलावा जो खर्चा है वो सारा इवनली जाना है, तो इसकी मंथली कॉस्ट बना लो। कितनी बनी? 148,751। ये कॉस्ट है मंथली, ठीक है जी, जो कि हर महीने जाएगी, लेकिन मंथ 1 में एक एक्स्ट्रा 25,000 भी जाएगी। तो मंथ 1 की पेमेंट आपकी होगी 25,000 जमा 14,000, 39,875, और ऑनवर्ड ओनली 14,875। ये लीजिए जी, आपका सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड की भी पेमेंट्स आ गई। जैसे उसने लिखा हुआ था, हमने वो जुमले पढ़े, उन जुमलों के हिसाब से हमने वैल्यूज को कैलकुलेट कर दिया। उसने में कहा सालाना खर्चा क्या है, उसमें नॉन कैश कितनी शामिल है, और उसकी पेमेंट का पैटर्न क्या है। जी बेटा, फॉर द ईयर अहेड का मतलब अगला साल, आने वाले जिसका बजट बन रहा है। अगला साल जिसका बजट बन रहा है, अगले साल में से 4 महीने का हम बजट बना रहे हैं कैश का। ईयर अहेड का मतलब जो साल आने वाला है। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? रेंट 25,000 फर्स्ट मंथ में जाएगा, उसके अलावा बाकी सारी कॉस्ट इवनली पे होनी है। सो मंथली कॉस्ट क्या होगी? कोई सवाल? अब हमारी रॉ मटेरियल और लेबर के अगेंस्ट पेमेंट्स रह गई हैं। अच्छा, जब हमें रॉ मटेरियल की और लेबर की वर्किंग बनानी है, रॉ मटेरियल की परचेज पे जाना है हमें पहले हमें, और रॉ मटेरियल की परचेज के बाद फिर पेमेंट पैटर्न आ जाता है, जो कि इसने लिखा हुआ है नोट नंबर 4 का लास्ट सेंटेंस। रॉ मटेरियल विल बी परचेज ऑन 1 मंथ क्रेडिट। मंथली रॉ मटेरियल की परचेजेस मिल जाएं तो हम रॉ मटेरियल की पेमेंट्स निकाल पाएंगे। परचेजेस कैसे आती हैं? पिछली कुछ इक्वेशन में हम बात कर चुके हैं। परचेजेस आती हैं यूजेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक हो गया जी। तो अगर इस इक्वेशन से हम परचेजेस ले पाते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का पैटर्न क्या है वो उसने हमें बताया हुआ है नोट नंबर 4 में ही। रॉ मटेरियल की परचेजेस और इन्वेंट्री का अंदाज क्या होगा, नोट नंबर 4 में अवेलेबल है। उसको भी पढ़ते हैं दोबारा, लेकिन हम पहले इक्वेशन कंप्लीट कर लें कि हमें परचेज मिलेगी यूजेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यूजेज कहां से मिलेगा? प्रोडक्शन से। यूजेज मिलती है प्रोडक्शन से, और प्रोडक्शन कहां से मिलती है? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये आपका सफर बेसिकली शुरू होने वाला है सेल्स से। आप सेल्स से सफर शुरू करोगे। सेल्स में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अवेलेबल है ना, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का पैटर्न, वो एडजस्ट करोगे, आपको प्रोडक्शन आएगी। प्रोडक्शन से आप कंजम्पशन पे जाओगे, कंजम्पशन में रॉ मटेरियल की ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करोगे तो परचेज आ जाएगी। परचेज आ गई तो पेमेंट पैटर्न आपको पता है 1 मंथ क्रेडिट। ठीक है जी। ये सारी इक्वेशंस हम पढ़ के आए हुए हैं, और अगर हम चीज़ों को लिंक कर पाएँ तो जो हमने सीखा हुआ है, जो पढ़ा हुआ है, वही यहाँ पे अप्लाई होने हैं, जिससे रॉ मटेरियल पेमेंट आनी है। और प्रोडक्शन से ही बाय द वे लेबर कॉस्ट भी निकलनी है। तो पहले हमें प्रोडक्शन चाहिए, फिर हमें कंजम्पशन चाहिए, फिर हमें रॉ मटेरियल की परचेज चाहिए। अच्छा जी, हमारे पास डाटा यहाँ पे 6 महीने का अवेलेबल है, और आपको पता है कि किसी पीरियड की क्लोजिंग स्टॉक का लिंक अगले पीरियड की सेल से होता है। तो हम 6 महीने के डाटा से ही कहानी शुरू करते हैं। आल दो बजट कैश, हमें बजट 4 महीने का बनाना है, लेकिन 4 महीने का बजट बनाने में शायद 5th मंथ डाटा यूज़ होगा, हो सकता है 6th मंथ डाटा भी कहीं यूज़ हो रहा हो। तो हम 6 महीने के डाटा को ही लेके चलते हैं जी। 1 2 month 1 2 3 4 5 6
हमें सेल्स की फिगर अवेलेबल है बट डॉलर में, तो बोलिए ज़रा डॉलर ही बोल दीजिए पहले। 96,000, 96,000, 92,000, 96,000, 100,000, 104,000, ये हमारे पास सेल्स की फिगर। बट सेल्स की फिगर है वैल्यूज़ में, हमें तो प्रोडक्शन पे जाना है, तो प्रोडक्शन तो यूनिट्स में मेजर की जाती है, तो हमें सेल्स के यूनिट्स चाहिए। सेल्स के यूनिट्स कैसे आएंगे रेवेन्यू से? डिवाइडेड विद प्राइस। बिल्कुल ठीक है जी। तो इसको अगर हम प्राइस से डिवाइड कर दें तो हमारी यूनिट्स, सेल्स इन यूनिट्स आ जाएंगे हैं, हमारे सेल्स इन यूनिट्स आ जाएंगे। तो प्राइस कितनी है? व्हाट इज द प्राइस? नोट नंबर 1, price is calculated at a markup of 60% on production cost. So what is your production cost? सब कुछ क्वेश्चन में मिलेगा, अगर आप उसको पढ़ते जाओगे, फॉलो करते जाओगे। प्रोडक्शन कॉस्ट इज 5 और इस पे 60% मार्कअप का मतलब 1.6 से ज़रब दे दो इसको, तो प्राइस इज $8। दिस इज योर प्राइस, और प्राइस से डिवाइड करो तो सेल्स 12,000 यूनिट्स, 12,000 यूनिट्स, 11,500 यूनिट्स, 12,000, ये कितना है जी? 12,500, ये कितना? 13,000, 13,000। ये लीजिए जी, सेल्स की फिगर आ गई। सेल्स रेवेन्यू इज गिवन, सेल प्राइस कैन बी कैलकुलेटेड, सेल्स वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड। देन हमें प्रोडक्शन की फिगर चाहिए थी, तो हमने कहा जी सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, दिस इज प्रोडक्शन फिगर। तो सेल्स में ऐड कीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसमें से लेस कीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो इट गिव्स अस प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट या प्रोडक्शन बजट। अब स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, नोट नंबर 3, फिनिश गुड्स के बारे में क्या? प्रोडक्शन विल बी अरेंज सो दैट क्लोजिंग इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ एनी मंथ इज सफिशिएंट टू मीट द सेल्स रिक्वायरमेंट इन द फॉलोइंग मंथ्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री हर महीने के एंड पे इज सफिशिएंट टू मीट द सेल ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मंथ 1 की क्लोजिंग 12,000, मंथ 2 की क्लोजिंग 11,500, मंथ 3 की क्लोजिंग 12,000, मंथ 4 की क्लोजिंग 12,500, मंथ 5 की क्लोजिंग 13,000। इसकी क्लोजिंग नहीं आ सकती, इसको छोड़ दीजिए, हमें तो वैसे 4 महीने का बजट बनाना है। हमने 6 मंथ्स की सेल यूज़ की, सिर्फ 5th मंथ का क्लोजिंग स्टॉक लेने के लिए। हर महीने का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज सफिशिएंट टू मीट द सेल्स रिक्वायरमेंट ऑफ द कमिंग मंथ, नेक्स्ट मंथ। तो उसके मुताबिक हमने क्लोजिंग स्टॉक डिटरमिन कर लिया, और 1 महीने का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो यहां से ये क्लोजिंग स्टॉक आया, इधर से ये ओपनिंग स्टॉक बन गया 12,000, 11,500, 12,000, 12,500। आगे हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, उसको छोड़िए, हम यहीं तक डाटा लेके चलते हैं। हाँ, मंथ 1 का ओपनिंग रह गया, मंथ 1 का ओपनिंग। अगेन गो टू द नोट नंबर 3, मंथ 1 के ओपनिंग स्टॉक कितने यूनिट्स? कितने यूनिट्स? 6,000 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। उसने कहा जी जब बिजनेस आपने खरीदा उसमें 30,000 की फिनिश गुड्स हैं, वो 30,000 की फिनिश गुड्स कैसे आई? $5 पर यूनिट के हिसाब से। तो आपकी वो जो 30,000 की फिनिश गुड्स हैं, 30,000 तकसीम 5, ये आपके मंथ 1 के ओपनिंग स्टॉक 6,000 यूनिट्स। 30,000 का जो आपने फिनिश गुड्स बिजनेस खरीदते हुए खरीदा, उसमें जो 30,000 की वैल्यू है वो नोट नंबर 2 की $5 पर यूनिट के हिसाब से लगी हुई है। वो $30,000 की जो इन्वेंट्री है वो $5 के हिसाब से बनी हुई है। तो $5 के हिसाब से
वो यकीनन $30,000 की जो इन्वेंट्री है 6,000 यूनिट्स की ही बनती है। सो 6,000 यूनिट्स आपका मंथ 1 का ओपनिंग आ गया। नाउ यू हैव द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट फॉर ऑल द 5 मंथ्स। जी, मंथ 1 18,000, मंथ 2 11,500, मंथ 3 12,000, 4 12,500, मंथ 5 13,000। प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट पे हम पहुंच पाए। जी, कोई सवाल? जी, हमने जो पैटर्न डिस्कस किया था, हमने कहा जी सेल्स की फिगर से हम प्रोडक्शन पे आएंगे, प्रोडक्शन से यूजेज पे जाएंगे, यूजेज से परचेज पे आएंगे। बाय द वे सेल्स की लेबर की फिगर हमारी प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है, तो प्रोडक्शन आ गई है तो लेबर की कॉस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हम आगे चले जाएं। हम रॉ मटेरियल से डील कर लें, फिर लेबर पे भी बात कर लेंगे। दैट इज़ नॉट अ बिग इशू नाउ। जी, कोई सवाल? अच्छा जी, हमने कहा था प्रोडक्शन से हम यूजेज पे जाएंगे और यूजेज में फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करें, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस करें तो परचेज आती है। सो व्हाट इज आवर यूजेज रिक्वायरमेंट नाउ? यूजेज रिक्वायरमेंट कितनी है? यूजेज हमें क्वांटिटी में तो गिवन नहीं है, वैल्यू में गिवन है। ऐसे ही है? कितनी है? $2.5 पर यूनिट। तो वैल्यू में गिवन है तो वैल्यू में कैरी करके चल रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है। हम यहां से रॉ मटेरियल यूजेज ले सकते हैं। रॉ मटेरियल यूजेज एट $2.5 पर यूनिट। तो बनाइए जी यूजेज 18 इंटू 2.5 45,000। जी, 11,500 इंटू 2.5 28,750। 12,000 इंटू 2.5 30,000। 12,500 इंटू 2.5 31,250। 13,000 इंटू 2.5 32500। ये कॉलम हम वैसे ही खत्म कर चुके हैं। यूजेज रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल यूजेज हमारे पास डॉलर्स में आ गई है, क्वांटिटीज में अवेलेबल नहीं थी। क्वांटिटी और साथ रेट दिया जाता तो हम पहले क्वांटिटी में जाते, क्वांटिटी से क्वांटिटी परचेज निकालते, क्वांटिटी परचेज को प्राइस पर केजी से मल्टीप्लाई करके परचेज की वैल्यू निकालते। तो क्वांटिटी और रेट नहीं अवेलेबल, डायरेक्ट वैल्यू पर यूनिट गिवन है, तो हम वैल्यू पर यूनिट से ज़्यादा आसानी से काम कर सकते हैं। वो हमारा जो क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करने वाला स्टेप है वो हमारा बच जाता है। हमारे पर रॉ मटेरियल यूजेज डॉलर पर यूनिट गिवन है, हम डॉलर पर यूनिट के हिसाब से चल पड़े। हमारी मंथली यूजेज ऑन द बेसिस ऑफ प्लान्ड प्रोडक्शन क्या होने वाली है? ये यूजेज रिक्वायरमेंट आ गई जी हमारे पास। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल, कोई चीज समझ नहीं आई, पूछिए। $30,000 डिवाइडेड विद $5, ये नोट नंबर 3 में गिवन है। $30,000 की इन्वेंट्री है, $5 पर यूनिट के हिसाब से ये 6,000 यूनिट बनते हैं। यूजेज आपके पास है। अब इसमें क्या करना है जी? आपने ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और लेस करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो आपको रॉ मटेरियल परचेजेस मिलेंगी। परचेजेस आ जाएंगी, पेमेंट पैटर्न आपके पास है, आप पेमेंट अगेंस्ट रॉ मटेरियल ले पाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या कहते हैं जी? सवाल, क्या आप कंपनी की पॉलिसी है रॉ मटेरियल के बारे में? नोट नंबर 4, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल विल बी परचेज सो दैट इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ अ मंथ इज सफिशिएंट टू मीट हाफ ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स प्रोडक्शन। हाफ ऑफ द फॉलोइंग मंथ प्रोडक्शन, क्लोजिंग स्टॉक सफिशिएंट होना चाहिए। इसका हाफ 14,375, इसका हाफ 15,000, इसका हाफ 15,625, इसका हाफ 16,250। इससे आगे डाटा नहीं आ रहा, हमें चाहिए भी नहीं। हम तो 4 मंथ में इंटरेस्टेड थे, वो तो हमने शुरू किया था क्योंकि हमें पता था उसका ताल्लुक पीछे जुड़ना है। हम तो 4 मंथ्स की परचेजेज में इंटरेस्टेड हैं, बल्कि शायद चौथे महीने की परचेज भी हमें कैश पेमेंट के लिए नहीं चाहिए क्योंकि वो तो क्रेडिट में होनी है, उसकी पेमेंट तो जानी है 5वें महीने में। बहरहाल
हम तो 4 महीने का बजट बना रहे हैं। वी आर इंटरेस्टेड इन 4 मंथ्स डाटा। ये जो क्लोजिंग आया नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बना, और ओपनिंग स्टॉक फॉर द फर्स्ट मंथ, पहले महीने का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 15,000 गिवन है जी। ये भी हमारे पास नोट में, नोट नंबर 4 में ही बताया गया है कि आपने जो बिजनेस खरीदा था उसमें जो आपने स्टॉक 45,000 का लिया था उसमें से 30,000 फिनिश गुड्स में गया एज पर नोट नंबर 3, 15,000 रॉ मटेरियल का है एज पर नोट नंबर 4। लीजिए जी, रॉ मटेरियल परचेज कितनी है जी? मंथ 1 44,375, मंथ 2 29,375, मंथ 3 30,625, मंथ 4 31,875। ये जी हमारे पास रॉ मटेरियल की परचेजेज आ गई फॉर द फर्स्ट 4 मंथ्स। हम फर्स्ट 4 मंथ्स का ही बजट बना रहे हैं। फर्स्ट 4 मंथ की रॉ मटेरियल परचेजेज हमारे पास हैं जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? परचेजेज आपके पास हैं। पेमेंट पैटर्न आपको पता है। व्हाट इज द पेमेंट पैटर्न? 1 मंथ क्रेडिट, मतलब आपने रॉ मटेरियल जो मंथ 1 में खरीदा उसकी पेमेंट मंथ 1 में नहीं होनी, उसकी पेमेंट मंथ 2 में होनी है। कितनी? 44,375, नेक्स्ट 29,375, नेक्स्ट 30,625। मंथ 4 की पेमेंट की जो मंथ 4 की परचेज की पेमेंट है वो कहाँ आएगी? मंथ 5 में। बट मंथ 5 का बजट तो हम बना नहीं रहे, हम तो मंथ 4 तक का बजट बना रहे हैं, तो हम तो मंथ 4 तक की पेमेंट लेते हैं। तो मंथ 1, 2, 3 की पेमेंट्स 2, 3, 4 में हमारे पास आ गई। गुड इनफ। हमारा बजट, कैश बजट का जो पीरियड था वहां तक हमने रॉ मटेरियल की पेमेंट्स अकाउंट फॉर की। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल जी? अच्छा जी, आखिरी वैल्यू हमारी लेबर कॉस्ट की रह गई है। लेबर कॉस्ट का ताल्लुक किससे है? प्रोडक्शन से। बिल्कुल ठीक है जी। और हमारी लेबर कॉस्ट $1.5 पर यूनिट है, और नोट नंबर 5 कहता है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर विल बी मेट एज दे आर इनकर्ड इन प्रोडक्शन। तो हमारी यहाँ पे हम मंथली, ये वर्किंग 4 दिया था हमने इसको नंबर जी, हम इसको वर्किंग 5 यहाँ पे अगर दे दें तो हम मंथली प्रोडक्शन कॉस्ट बना सकते हैं, मंथली लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बना सकते हैं, विच विल बी प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड विद $1.5। यह है जी हमारी मंथली डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका। नोट नंबर 5 क्या आता है? लेबर कॉस्ट विल बी इनकर्ड मंथली with the production. Cost of the direct labor will be incurred as they are incurred in production. जैसे जैसे प्रोडक्शन में इनकर होगी वैसे वैसे पे कर दी जाएगी, और प्रोडक्शन में इनकर होगी $1.5 के हिसाब से। तो प्रोडक्शन आपके पास है, किधर है जी प्रोडक्शन? ये प्रोडक्शन है जी, ये प्रोडक्शन आपके पास है इंटू 1.5, 27,000 जी। प्रोडक्शन इंटू 1.5, सॉरी 17,250, प्रोडक्शन इंटू 1.5 18,000, प्रोडक्शन इंटू 1.5 18,750। लेबर कॉस्ट विल बी इनकर्ड एज will be paid as incurred in production। तो जिस महीने कॉस्ट इनकर हुई उसी महीने पे होगी। 27,000, 17,250, 18,000, 18,750। लीजिए जी, वी आर डन विद द कैश फोरकास्ट। अब हम पेमेंट्स का सम ले सकते हैं जी। मंथ 1 का सम 39,2375, मंथ 2 का सम 102,000, मंथ 3 का सम 72750, मंथ 4 का सम 74750। अब रिसीट्स और पेमेंट का नेट, मंथ 1 में पेमेंट है जी, नेट कितनी पेमेंट है? 368,375। मंथ 2 में
भी नेट पेमेंट नज़र आ रही है, कितनी जी? जी 8,400। मंथ 3 में देर इज़ अ नेट रिसीट 19,850। मंथ 4 में देर इज़ नेट रिसीट 15,950। कैश फ्लो फोरकास्ट आपको यहाँ से पता लग रहा है कि मंथ 1 में आपको कितना पैसा बिजनेस में शुरू करने के लिए चाहिए, मंथ 2 में फर्दर पैसा चाहिए, मंथ 3 में आपकी इनफ्लो नेट शुरू हो जाएंगे, मंथ 3 में क्या, मंथ 4 में क्या है। दिस इज कैश फ्लो फोरकास्ट। जी जनाब, कैश बजटिंग के जो बेसिक हमने कुछ असूल सीखे थे उनको कुछ रिलेटिवली सिंपल इलस्ट्रेशंस पे हमने पहले अप्लाई किए। ये एक डिटेल्ड इलस्ट्रेशन है जिसमें हमने कैश बजटिंग के असूल को अप्लाई किया। वी आर डन विद पार्ट ए। बिजनेस परचेज को शामिल करते हुए कैश फ्लो फोरकास्ट फॉर द फर्स्ट 4 मंथ ऑफ द बिजनेस। तो ये कैश फ्लो फोरकास्ट फॉर द फर्स्ट 4 मंथ ऑफ द बिजनेस है। अच्छा, इसका पार्ट बी पढ़िए ज़रा, पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। पार्ट बी, कैलकुलेट द इन्वेंट्री receivables and payable balances at the end of 4-month period. Comment briefly upon the liquidity position. Liquidity position को हम बाद में बात करते हैं, पहले इन्वेंट्री चाहिए, रिसीवेबल चाहिए, पेबल चाहिए। इन्वेंट्री हमारी दो तरह की है, एक रॉ मटेरियल, एक फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ 4 months, closing stock of raw material at the end of 4 months. Closing stock of raw material at the end of 4 months 16,250. Closing stock of finished goods at the end of 4 months. Closing stock of finished goods at the end of 4 months. But these are units. Inventory is written in value. So value is done at cost. $5 per unit. कितनी बनी? 62500. This is the inventory. 78750 वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री जो आपकी 4 महीने के बाद आपके पास होगी। रॉ मटेरियल इज गिवन इन डॉलर, ऑलरेडी आपने डॉलर में यूज की है, बट फिनिश गुड्स आपने यूनिट्स में मेजर की हुई है। यूनिट्स को आप कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट, $5 पे वैल्यू होगी। तो टोटल इन्वेंट्री के वैल्यू 78750। मंथ 4 के एंड पे रिसीवेबल्स, मंथ 4 के एंड पे रिसीवेबल्स मंथ 4 की सेल्स का 75% होंगे। 96,000 का 75%, 72,000 ये हमारे रिसीवेबल्स हैं। और अगर हम बैलेंस शीट में तो ये रिसीवेबल आने हैं, हम इसको यहाँ पे भी क्लोज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसमें से जो डिस्काउंट लेस होने हैं वो लेस करके नेट भी रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ 5 में कैश तो हमें आएगा 96,000 का 25% का 10% डिस्काउंट लेस हो जाएगा। तो नेट रिसीवेबल्स हमारे क्या हैं? नेट रिसीवेबल्स हमारे क्या हैं? वो हैं जी 2400 निकालिए यहाँ से, तो कितने बने? 69600। ये हमारे नेट रिसीवेबल्स हैं एट द एंड ऑफ मंथ 4। रिसीवेबल्स 72,000 है मंथ 4 के एंड पे, जो कि मंथ 4 की सेल्स का 75% है, क्योंकि मंथ 4 की सेल्स 25% कैश में है, 75% क्रेडिट में है फॉर द रिकवरी इन द नेक्स्ट मंथ। और नेक्स्ट मंथ हमारे क्रेडिट सेल के अगेंस्ट सारे पैसे नहीं आने होते, so we can report that net receivable figure. And the last figure is creditors. तो मंथ 4 के एंड पे हमारे क्रेडिटर्स कितने होंगे? सिर्फ 31,875। 4th मंथ की जो परचेजेस हैं वही आउटस्टैंडिंग होगी, क्योंकि मंथ 3 तक की जो परचेजेज हैं वो हमने पे कर दी हैं। मंथ 4 में हम 1 मंथ क्रेडिट पे परचेजेस करते हैं, तो जो सिर्फ मंथ 4 की परचेजेज हैं वो हमारी मंथ 4 के एंड पे आउटस्टैंडिंग है। हमारे क्रेडिटर्स का बैलेंस है
875। सो एक फिगर इन्वेंट्री की आ गई, दूसरी फिगर रिसीवेबल्स की आ गई और तीसरी फिगर क्रेडिटर्स की है 31875। ये आपके पेएबल्स हैं या क्रेडिटर्स कह लीजिए। ये तीन वैल्यूज जो रिक्वायर्ड थी वो कंप्लीट हुई हमारी। पार्ट बी की तीन वैल्यूज, पार्ट बी का आंसर हमारा वो भी कंप्लीट हुआ। कोई सवाल? एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस रिक्वायरमेंट इज कमेंट ब्रीफली ऑन द लिक्विडिटी पोजीशन। लिक्विडिटी पोजीशन से मराद कंपनी की जो कैश पोजीशन है इस पे बात कीजिए। ये कैसी है पहले 4 महीने में? तो हम क्या लिखना चाहेंगे? कमेंट ब्रीफली ऑन द लिक्विडिटी पोजीशन। इफ यू आर द बिजनेस मैनेजर, सो व्हाट डू यू सी हियर? क्या इश्यूज है यहां पे? कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन in the first month is showing a deficit of $368,375. So it means कंपनी ने अगर यह बिजनेस शुरू करना है तो उसको मंथ 1 में इतने पैसे रेज करने हैं, फिर कारोबार शुरू हो पाएगा। और सिर्फ मंथ 1 में इतना नहीं, मंथ 2 के लिए भी 8400 चाहिए। तो टोटल कितना पैसा चाहिए कंपनी को? सम करो। कंपनी ने अगर बिजनेस शुरू करना है तो कंपनी को मंथ 1 में प्लस मंथ 2 में टोटल इतना फाइनेंस रेज करना है, फिर कारोबार शुरू होगा। इसके बाद कंपनी कैन एक्सपेक्ट द रिकवरी। इसके बाद कंपनी की रिकवरी शुरू हो जाएगी। मंथ 3 से ऑनवर्ड हमें रिकवरी नजर आ रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी मंथ 1 और 2 में ही टोटल हो रही थी। जहां पे हमें नेट जरूरत है उसके आगे रिकवरी शुरू हो जाती है। तो लिक्विडिटी पोजीशन में ये 2 जुमले ही काफी हैं। मंथ 1 प्लस मंथ 2 के लिए टोटल फाइनेंस हमें कितना चाहिए कारोबार शुरू करने के लिए। ऑनवर्ड रिकवरी शुरू हो जाएगी, लिक्विडिटी पोजीशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। जो शुरू में डेफिसिट है, जो शुरू में फंड्स की इन्वेस्टमेंट डिमांड कर रहा है बिजनेस, मंथ 3 ऑनवर्ड वो मंथ की वापसी, वो फंड्स की वापसी शुरू हो जाएगी थ्रू इनकम। बिजनेस यकीनन फिर मंथ 3 ऑनवर्ड इनकम भी कमा रहा है और इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो नेट कैश फ्लोज जनरेट हो रहे हैं, इनफ्लोज आ रहे हैं। बिजनेस की रिकवरी, इन्वेस्टमेंट की रिकवरी शुरू हो रही है। जो क्रेडिट सेल्स हैं उन्हीं से रिकवरी हमारी ड्यू है, जो कि अगले महीने में आनी है। लेस डिस्काउंट, तो हमने डिस्काउंट भी मंथ 4 की सेल्स का लेस कर दिया, मंथ 4 की ही सेल्स का डिस्काउंट लेस किया हमने। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? कोई और सवाल जी? किसी कैलकुलेशन पे कोई गाइडेंस चाहिए? बजटिंग के क्वेश्चंस करते हुए यू मस्ट नोट एंड रजिस्टर कि अगर आपको बजटिंग का क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही है तो 95% या इससे ज़्यादा आपकी खामी लैक ऑफ रीडिंग स्किल में है। मतलब आप रीड नहीं कर रहे या समझ नहीं पा रहे। इसके अलावा कुछ तीसरी खामी शायद आपको अपनी नज़र ना है बजटिंग का सवाल करते हुए। सो दैट्स व्हाई आई हैव बीन एम्फसाइजिंग कि रीडिंग इज़ क्रिटिकल, रीडिंग हैबिट इज क्रिटिकल, रीडिंग स्किल इज क्रिटिकल। ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं। सवाल को बार बार पढ़ने की आदत है और पढ़ के समझने की कैपेसिटी है तो ही आप सवाल कर सकते हो। आई कैन शेयर विद यू इन द लास्ट फ्यू डेज a lot of students have been approaching me asking, bringing some statements from the textbook, bringing some statements from the question papers, और मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली, बड़ा 100% श्योरिटी से आपको कह रहा हूं कि अंग्रेजी पढ़ के समझने की ताकत बच्चों में बहुत कम है और ये फेलियर की एक बहुत बड़ी वजह है। मतलब अंग्रेजी पढ़ के आप अक्सर बच्चों को उसका मतलब ही नहीं समझ आ रहा होता है कि ये लिखा क्या हुआ है। जब मतलब ही नहीं समझ आएगा तो सवाल कैसे हल होगा। और अंग्रेजी, इंग्लिश की अपनी कंप्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग पावर इंप्रूव करने का वाहिद तरीका रीडिंग है। रीडिंग के अलावा इसका कोई हल नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। और जब तक ये स्किल आप एक्वायर नहीं करोगे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यू विल परफॉर्म गुड इन द एग्जाम। वो कोई भी एग्जाम है, आपका सिर्फ CMA नहीं, आपका जो मे बी ऑडिट है उसमें भी ये इशू आएगा, आपका मे बी जो BMBS है, टैक्स है, वट एवर सब्जेक्ट यू आर टेकिंग अप, अगर अंग्रेजी पढ़ के नहीं समझ सकते, यू विल फेस दिस प्रॉब्लम। आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगी, आप उसको हल नहीं कर पाओगे। ये मैं कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ। मैं
अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स मुझे अप्रोच कर रहे हैं गाइडेंस के लिए, क्या इसका मतलब समझ नहीं आ रहा, तो देयर इज नो कंसेप्चुअल लैक, कॉन्सेप्ट का मसला नहीं आता, मसला अंग्रेजी का निकलता है। ठीक है, तो काइंडली इसको सीरियसली लीजिए, दिस विल इंप्रूव योर परफॉर्मेंस इन ऑल पेपर्स ऑफ सीए। अगर आप रीडिंग की हैबिट में रहेंगे तो आपकी तमाम सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी इंशाअल्लाह। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है फंक्शनल बजट का। क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए जरा, पेज 233 पे, पेज 233, क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर प्रोडक्शन कॉस्ट बजट फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर X1 फ्लेमिंगो। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाना है हमें। अच्छा जी, 30 जून X1 को जो क्वार्टर ख़त्म हुआ उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट का डाटा गिवन है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड। और हमसे रिक्वायरमेंट हमें दिया गया है कि नेक्स्ट क्वार्टर जो 30 सितंबर को ख़त्म होना है इसकी प्रोजेक्शन क्या है। प्रोडक्शन में इजाफा आएगा 10%, लेबर के रेट में कमी आएगी 25%, लेबर की एफिशिएंसी में कमी आएगी 4%, परचेज प्राइस ऑफ एंड कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल उसमें कोई चेंज नहीं आने वाली। वेरिएबल ओवरहेड्स का ताल्लुक उसने कहा दे आर एलोकेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। वेरिएबल ओवरहेड का ताल्लुक भी लेबर आवर्स से है। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ प्रोडक्शन कॉस्ट बजट फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर X1। सो हमें एक क्वार्टर की फिगर दी गई है जो क्वार्टर खत्म हुआ, अगले क्वार्टर की प्रोजेक्शन दी गई है कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले में अगले क्वार्टर में क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है, और हमसे कहा गया है अगले क्वार्टर की कॉस्ट बताओ, अगले क्वार्टर की कॉस्ट बताओ। यहां पे इस क्वेश्चन में कहने को ये नेक्स्ट क्वार्टर का बजट बनाने को हमें कहा जा रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो वाहिद नॉलेज आपको चाहिए दैट इज नॉट द बजटिंग, दैट इज कॉस्ट बिहेवियर। आपको कॉस्ट बिहेवियर्स का पता है कि फिक्स कॉस्ट क्या होती हैं, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती हैं, फिक्स कॉस्ट में चेंजेस आती हैं तो कैसे आती हैं, वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस आती हैं तो कैसे आती हैं। अगर आपको कॉस्ट बिहेवियर का पता है तो बजट बनाना आपके लिए यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। हम 1 बाय 1 एक फिगर पकड़ेंगे और फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट विद द डायरेक्ट मटेरियल। हमें डायरेक्ट मटेरियल पिछले साल की कॉस्ट गिवन है कितनी, 1,20,000। मैं इसी में यहीं पे वर्किंग शो करके हम अगले साल की वैल्यू डिटरमिन कर लेते हैं। सबसे पहले बताइए मटेरियल कॉस्ट, इज इट फिक्स्ड और वेरिएबल? दिस इज अ वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट तो ये प्राइम कॉस्ट होती है ना, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। अब वेरिएबल कॉस्ट पिछले साल तो पिछले क्वार्टर तो 1,20,000 रही, अगले क्वार्टर क्या ये 1,20,000 ही रहेगी? नहीं। क्यों भाई, क्या चेंज आने वाली है? क्या चेंज आने वाली है? एक बच्चा बताए और कोई डिसएग्रीमेंट है? जी बेटा, प्रोडक्शन 10% से इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट है, इसका ताल्लुक प्रोडक्शन से होता है। अगले साल चूंकि प्रोडक्शन 10% बढ़ रही है तो यह सेम नहीं होगी, कम से कम प्रोडक्शन की वजह से तो 10% बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन की वजह से प्रोडक्शन 10% बढ़ी तो कंजम्पशन 10% बढ़ गई, ठीक है जी। तो 10% कंजम्पशन में इजाफा आ जाता है प्रोडक्शन की वजह से, तो 10% तो इजाफा आ जाएगा इसमें कंजम्पशन की वजह से, प्रोडक्शन की वजह से। क्या रेट में भी कोई इजाफा आने वाला है? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल बदलने वाली है? उसने लिखा हुआ है जी कोई चेंज नहीं वाले आने वाली। इसका मतलब वाहिद इजाफा जो आएगा वो 10% वॉल्यूम चेंज का है, ये सिर्फ वॉल्यूम चेंज का है। और अगले साल का बजट अगले क्वार्टर का बजट 132,000, ये बजटेड रॉ मटेरियल कॉस्ट आ गई, बजटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। जी बेटा एफिशिएंसी लेबर की कम हो रही है, डिक्रीज इन प्रोडक्शन एफिशिएंसी बाय 4%। रॉ मटेरियल के बारे में नोट नंबर 4 है, नो चेंज इन परचेज प्राइस एंड कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। कंजम्पशन पर यूनिट में भी कोई चेंज नहीं आनी, ठीक है। एफिशिएंसी यहीं से निकलती है ना मटेरियल की, तो उसने मटेरियल के बारे में क्लियरली बता दिया कि उसमें कोई चेंज नहीं आने वाली। ये प्रोडक्शन एफिशिएंसी प्रॉब्ली इट इज रेफरिंग टू द टाइम, ठीक है। और टाइम यहां पे हमें लेबर का दिया गया है, तो लेबर की एफिशिएंसी की बात हो रही है। जी एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल? अच्छा जी, इसी तरह हम डायरेक्ट लेबर की बात करते हैं। डायरेक्ट लेबर
डायरेक्ट लेबर पिछले साल की कॉस्ट गिवन है कितनी? 75,000। अगले पिछले क्वार्टर की 75,000, अगले क्वार्टर में क्या ये 75 ही रहेगी? नो। सबसे पहले इज इट अ वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट? दिस इज अ वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर भी प्राइम कॉस्ट होती है, ये भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल कॉस्ट है। तो अब हम देखते हैं, चूंकि ये वेरिएबल कॉस्ट है तो इसलिए ये अगले क्वार्टर में सेम नहीं रहने वाली। रीजन नंबर 1, प्रोडक्शन बदल रही है। प्रोडक्शन बदलती है तो वेरिएबल कॉस्ट बदल जाती है। रीजन नंबर 2, लेबर में चेंज आने की दूसरी वजह, लेबर का रेट बदल रहा है। 25% से रेट कम हो रहा है। अभी कितना है? 4 रुपए पर आवर। 25% से कम होकर कहां पे जाएगा? 3 रुपए पे आने वाला है। एक प्रोडक्शन बढ़ रही है, उसकी वजह से इंक्रीज कॉस्ट में आती है। दूसरा, रेट कम हो रहा है, 4 से 3 आ रहा है। तीसरी वजह, एफिशिएंसी भी कम हो रही है। एफिशिएंसी कम होने का मतलब क्या है कि टाइम ज्यादा लगेगा। अब हम इस पे वर्किंग अगर शुरू करें, सबसे पहले आप इसको अगर 4 से डिवाइड कर दें तो ये क्या आया? पिछले क्वार्टर के आवर्स आ गए हैं। पिछले क्वार्टर्स के आवर्स आ गए हैं। अब 1 बाय 1 चलते हैं, हम लेके चलें। ये पिछले क्वार्टर के आवर्स हैं और अगले क्वार्टर में 10% तो प्रोडक्शन बढ़ जानी है, तो आवर्स में 10% इजाफा तो प्रोडक्शन की वजह से आएगा। लेकिन सिर्फ प्रोडक्शन की बढ़ने से ही आवर्स में इजाफा नहीं आना, एफिशिएंसी के गिरने से भी आवर्स में इजाफा आना है। 10% से तो प्रोडक्शन बढ़ गई है, तो 10% से तो प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से आवर्स बढ़ जाएंगे। लेकिन 4% से एफिशिएंसी भी गिर गई है, तो 4% से इजाफा आवर्स में आ जाएगा एफिशिएंसी के गिरने की वजह से। और नया रेट क्या होगा? 3। ये आपके लास्ट क्वार्टर के आवर्स आ गए। लास्ट क्वार्टर में इजाफा नेक्स्ट क्वार्टर के लिए वॉल्यूम का डालो, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए आप एफिशिएंसी का इजाफा डालो, नए आवर्स आ गए। रिवाइज नेक्स्ट क्वार्टर के बजटेड आवर्स को नेक्स्ट क्वार्टर के रेट से मल्टीप्लाई करें तो आपको मिली नेक्स्ट क्वार्टर की बजटेड लेबर कॉस्ट 64350। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? वर्किंग को देख लीजिए। हमने लास्ट क्वार्टर की कॉस्ट को जब 4 से डिवाइड किया तो लास्ट क्वार्टर के आवर्स आ गए। अब उन लास्ट क्वार्टर के आवर्स में 2 चेंजेस आ रही थी। एक वॉल्यूम बढ़ रहा था, एक एफिशिएंसी गिर रही थी। वॉल्यूम बढ़ने से भी आवर्स बढ़ते हैं, एफिशिएंसी गिरने से भी आवर्स बढ़ते हैं। तो हमारे रिवाइज आवर आ गए जब हमने लास्ट क्वार्टर के आवर्स को 1.1 से मल्टीप्लाई किया, फिर फर्दर 1.04 से मल्टीप्लाई किया, ये नेक्स्ट क्वार्टर के बजटेड आवर्स आ गए। नेक्स्ट क्वार्टर के बजटेड आवर्स को आप नेक्स्ट क्वार्टर के एक्सपेक्टेड रेट से बजटेड कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट क्वार्टर की लेबर कॉस्ट आ गई। सिर्फ हमने क्वेश्चन पढ़ा है और कॉस्ट बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हम पिछले क्वार्टर के डाटा को नेक्स्ट क्वार्टर के डाटा के लिए एडजस्ट कर रहे हैं। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, इसके बाद 2 आइटम्स हमारी रह गई हैं। एक वेरिएबल ओवरहेड है और एक फिक्स्ड ओवरहेड है। फिक्स्ड ओवरहेड्स पिछले क्वार्टर में 45,000 थे, तो क्या अगले क्वार्टर में फिक्स्ड ओवरहेड, पहली बात फिक्स्ड है या वेरिएबल है? फिक्स्ड। इसमें कोई चेंज आने वाली है? नो। क्यों नहीं आने वाली? क्योंकि फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन के बढ़ने से नहीं बढ़ती। प्रोडक्शन 10% बढ़ रही है तो उससे फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ती, तो प्रोडक्शन के बढ़ने का तो फिक्स कॉस्ट पे कोई ताल्लुक नहीं है। फिक्स कॉस्ट का ताल्लुक सिर्फ होता है इन्फ्लेशन से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रेंट हमारा फिक्स कॉस्ट है, प्रोडक्शन बढ़ने से तो रेंट नहीं बढ़ता, लेकिन अगर हमारी टर्म है रेंट एग्रीमेंट की कि किराया सालाना 10% से बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन बढ़े या ना बढ़े, किराया तो अगले पीरियड में बढ़ जाता है ना। तो यहां पे वो जिक्र भी नहीं है। तो आपने ध्यान में रखना है, फिक्स कॉस्ट में इजाफा वॉल्यूम से नहीं आता, फिक्स कॉस्ट में इजाफा इन्फ्लेशन से, कॉस्ट में इजाफे से आएगा। जैसे आपकी फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी फिक्स है, प्रोडक्शन बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी नहीं बदलती। लेकिन अगर कंपनी की पॉलिसी है सालाना 20% इंक्रीमेंट की, तो अगले साल फिक्स कॉस्ट है बेशक, लेकिन बढ़ जाएगी 20%। यहां पे वो चीज बहरहाल नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एंगल बता रहा हूं कि फिक्स कॉस्ट को सिर्फ वॉल्यूम से लिंक नहीं करना होता,
वॉल्यूम के बारे में तो हम क्लियर हैं, उसका वॉल्यूम से कोई ताल्लुक नहीं है, वॉल्यूम ऊपर या नीचे जाए फिक्स कॉस्ट नहीं बदलती। लेकिन हमें क्वेश्चन में देखना होता है कि कोई इन्फ्लेशन का जिक्र तो नहीं दिया हुआ फिक्स कॉस्ट में इजाफे की जो वजह बन सके, तो यहां पे ऐसा कोई जिक्र नहीं है। पहले मैं फिक्स कॉस्ट का चैप्टर क्लोज करूं, वो तो 45,000 पे ही रहेगा। अब हम आ जाएं वेरिएबल ओवरहेड्स पे। वेरिएबल ओवरहेड लास्ट क्वार्टर के कितने थे? 70,000, और उसने में कहा इनका ताल्लुक लेबर आवर से है, इनका ताल्लुक लेबर आवर से है। तो क्या यहां से आप बता सकते हो आपके पिछले साल के लेबर आवर्स कितने थे? 18750। तो ये हमारा वेरिएबल ओवरहेड पर लेबर आवर आ गए, ऐसे ही है जी। पिछले साल के ओवरहेड कॉस्ट क्या थी डिवाइड विद पिछले साल के आवर्स, तो ये पिछले साल का हमारा वेरिएबल ओवरहेड रेट आ गया। ये वेरिएबल रेट आ गया, इसको अगले पीरियड के बजटेड जो आवर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दो। तो बताइए बजटेड आवर्स कितने हैं? 21450। आपने पिछले साल का रेट निकाला आवरली, उसने बताया हमें कि वेरिएबल ओवरहेड लेबर की बेसिस पे चार्ज किए जाते हैं। तो पिछले साल का वेरिएबल ओवरहेड रेट पर लेबर आवर क्या है? मल्टीप्लाइड विद पिछले क्वार्टर, सॉरी मल्टीप्लाइड विद नेक्स्ट क्वार्टर के आवर्स हमारे पास क्या है, वो हमने ऑलरेडी ये कैलकुलेट किए हुए हैं पिछले पार्ट में, उनसे मल्टीप्लाई किया। अब वेरिएबल ओवरहेड में आवर्स तो हमने एडजस्ट कर दिए कि वेरिएबल ओवरहेड में वैसे तो नहीं इजाफा आ रहा, बिजली की कीमत तो नहीं बढ़ी, इसका कोई जिक्र तो नहीं इन्फ्लेशन का, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड में तमाम वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा दो एंगल से आता है। वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा आपका वॉल्यूम से भी आता है, वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा आपका इन्फ्लेशन से भी आता है। फिक्स कॉस्ट में इजाफा सिर्फ इन्फ्लेशन से आता है, वॉल्यूम से नहीं आता। तो हमें दोनों एंगल से देखना है। अब यहां पे 1 बाय 1 देखें। मटेरियल में इजाफा सिर्फ वॉल्यूम का आया, इन्फ्लेशन का नहीं आया। लेबर में चेंज जो आया है वॉल्यूम का भी आया है, एफिशिएंसी का भी आया है, और इन्फ्लेशन कह लो या रेट का भी आया है। लेबर में 3 चेंजेस आए हैं, मटेरियल में सिर्फ 1 चेंज आया है, फिक्स्ड ओवरहेड में कोई चेंज नहीं आया। वेरिएबल ओवरहेड में शायद एक ही चेंज नजर आ रहा है, वो वॉल्यूम प्लस एफिशिएंसी दोनों है, लेकिन दोनों हमने इसी कैलकुलेशन में एडजस्ट कर दिए हैं। तो बताइए वेरिएबल ओवरहेड की फिगर क्या है? 800 लीजिए जी, ये आपकी बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट, बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है जी? 321,430 प्रोडक्शन बजट इज कंप्लीट। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, कल हम कुछ पीएनएल बजट के क्वेश्चन शुरू करेंगे। पीएनएल बजट के कोई 3-4 सवाल करेंगे, फिर हम कैश बजट के 3-4 सवाल करेंगे। जैसे मैंने आपसे बताया कि नॉर्मली क्वेश्चन हमें पीएनएल या कैश बजट पे आता है, बट फंक्शनल बजट भी आ सकता है। एक बजट हमने एक सवाल फंक्शनल बजट का देखा। दिस इज अ पास्ट पेपर क्वेश्चन, ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है आपका, बेसिक सवाल है, मे बी 5, 7, 8 नंबर का सवाल होगा, छोटा सवाल है। लेकिन कल से हम जो रिलेटिवली न्यू क्वेश्चन हैं उनको देखना शुरू करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।